भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर देख रहा है। ऐसे में 75 वर्ष की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो दिशा हम अपने लोकतंत्र को देंगे वही अगले 25 वर्षों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम सब जानते हैं कि भारत ने 1947 में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया। हमारा देश संविधान के अनुरूप चलता है। देश में 3 स्तर पर शासन व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत। जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्तर पर तीसरे स्तर के शासन के लिए महात्मा गांधी के आह्वान को नज़रअंदाज करते हुए 2 स्तरों केंद्र और राज्य पर शासन स्थापित करते हुए संघीय ढांचे का निर्माण किया था। 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को शासन के तीसरे स्तर के रूप में कानूनी दर्जा मिला। गांधी जी ने ग्राम गणतंत्र की वकालत बहुत पहले ही की थी। भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का स्थान या उनकी भूमिका के बारे में हमें स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता। ऐसे में यह आश्चर्यजनक ही है कि किस कदर पिछले 7 दशकों में हमारा लोकतंत्र राजनीतिक दलों का पर्याय बना चुका है। आज पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। पार्टियों में आला कमान संस्कृति, चंदे की अपारदर्शिता और तिस पर जनता की सोई हुई इच्छा शक्ति ने राजनीतिक दलों को बेलगाम बना दिया है। आम जन के लिए लोकतंत्र एक बड़ी हद तक केवल चुनावी त्यौहार के रूप में सिमट कर रह गया है। आम तौर पर मतदाता के पास 2 ही विकल्प होते हैं। मतदान केंद्र पर जाए और अपनी पसंद के उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करे जो राजनीतिक दलों की ओर से खड़े किए जाते हैं, या किसी को वोट ना देकर नोटा दबाए। आम जन की लोकतंत्र में भागीदारी की इससे अधिक गुंजाइश नहीं। राजनीतिक दल जनता का जितना अधिक ध्रुवीकरण करने में सक्षम होते हैं उतना ही ज़्यादा वे फलते फूलते जाते हैं। हाल के घटनाक्रमों पर निगाह डालिए। बंगाल को जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घरों से मिले नोटों के बंडल सबने देखे। प्रवर्तन निदेशालय जब ऐसे नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करता है तो संबंधित दलों के बयान अनैतिकता की सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि
महाराष्ट्र। स्टॉप।